हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 5 चैप्टर पहले पढ़ लिए थे खोटा निबंध का, तो चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सैरस्ताएँ योगदान। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो पीछे का चैप्टर आप चेक कर सकते हैं, जो कि झारखंड सीजीएल मेंस खोटा का क्लास ये चल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि ये जो कहानी, ये जो निबंध है वो निबंध थोड़ा लंबा भी है। और प्रेमचंद जो थे, मुंशी प्रेमचंद बोले चाहे प्रेमचंद जी जो थे लेखक, जो हैं हिंदी के या हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं प्रेमचंद, उनका जो समाज के विकास में जो योगदान रहा है वही योगदान के बारे में इसमें लिखा गया है इस निबंध में। ठीक है, और इसमें ज़्यादा फैक्चुअल बात है, सब याद ही करना पड़ेगा, तो इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, फिर बहुत सारा फैक्ट है उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6। उससे पहले कि बहुत बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर अपना नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर दीजिए। तो एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है, जिसमें अभी एडमिन में ही हूँ और ओनली मैसेज करके रखा हुआ है। आप लोग अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप क्लिक करके उस पर जुड़ सकते हैं। और बाकी का वीडियो के लिए भी वहीं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाला हुआ रहेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सैरस्ताएँ योगदान। ठीक है, तो प्रेमचंद साहित्य समाज के विकास के योगदान, मतलब प्रेमचंद साहित्य का समाज के विकास में क्या योगदान रहा था, प्रेमचंद जी के साहित्य का समाज के विकास में क्या योगदान रहा था, ये पढ़ना है। तो हिंदी उर्दू साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारा सन 1901 में 1936, मतलब हिंदी उर्दू साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारा सन 1901 से 1936 तक के बीच में उदित हुआ। इस समय हिंदी साहित्य का और हिंदुस्तानी समाज की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साहित्य और समाज के लिए जो प्रकाश फैलाया वो साहित्यकार का नाम है, या नाम था प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में बनारस के सामने लमही नामक गांव में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय था, किंतु इन्होंने प्रेमचंद के नाम से साहित्य सृजन किया। 56 वर्ष के जीवन में इन्होंने 30 वर्ष तक साहित्य सृजन किया। लगभग दर्जन से भी अधिक उपन्यास लिखे और 300 कहानियाँ लिखे। देखिए, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में उनका जीवनी है, समझिए। तो उनका यहाँ जो बात है कि ये यहाँ तक कि 1901 से 1936 तक उन्होंने लिखा। 1880 में बनारस में उनका जन्म हुआ, लम्ही गांव में। धनपत राय उनका बचपन का नाम था। और 56 वर्ष उम्र जब तक हुआ था उनका, तब तक 30 वर्ष उन्होंने राइटिंग से, मतलब लेखन के में अपना कार्य कर चुके थे और दर्जनों उपन्यास लिख चुके थे, जिसमें से 300 सिर्फ कहानियाँ थी। यही बात था यहाँ तक। 1930 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे, तब उन्होंने कहा था, हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उनमें मनमानी तिलिस्म यानी जादू बांधा करते थे। कहानी कहानी है, कहानी कहानी है और जीवन जीवन, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती है। ठीक है, कह रहे हैं कि हमसे पहले जो युग पार किए हैं उसमें आदमी जो है कल्पना, कपोल कल्पना करके सारा चीज़ लिखा है। कहानी कहानी होता है और जीवन जीवन होता है। प्रेमचंद को साहित्य में 3 कालखंड में बांटा गया। प्रेमचंद जी के साहित्य को 3 कालखंड में बांटा गया। एक था प्रारंभिक काल, जिसको 1907 से 1920 में रखा गया। उसका जो प्रमुख रचना है वो है बड़े घर की बेटी, सौत पर, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, रानी सरंधा, मर्यादा की विधि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। ठीक है, ये था प्रारंभिक रचना। मध्यकाल का जो रचना है उनका जो काल था 1920 से 1930। देखिए, ये चीज़ भी समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि मध्यकाल जो था प्रेमचंद जी का, उसका डेट दे दिया तब 1920 से 1930। ठीक है, मध्यकाल को खोटा में क्या बोलते हैं, मांझा मांझी काल। ठीक है, पहला है मध्यकाल का रचना समर यात्रा, दुसाहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, सावा शेर गेहूँ, रंगभूमि या गबन। ठीक है, तो इस दौर में इनकी रचनाओं में कर्मवादी सिद्धांत और गांधी का अहिंसावाद सिद्धांत दिखता है। मतलब मध्यकाल में इनका कर्मवादी और गांधी का अहिंसावाद सिद्धांत दिखता है। तीसरा जो काल था लास्ट का, परवर्ती काल या
पुथना जिसको कहते हैं कोठा में, वो था 1930 से 1936 तक। ठीक है। इसमें जो कहानी है वो है पूस की रात, कफन, नशा, गोदान और मंगलसूत्र। तो ये सारा कहानी के यार ये सारा रचना के बारे में, प्रेमचंद्र के बारे में रचना को दिया गया था। सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य के लेखक थे। उनका जीवनी में कि कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कितना तक लिखे, फिर उनके जो रचना काल था उसको 3 भाग में बांट के क्या क्या रचना की उसको देखे। ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद की एक रचना जो आरंभिक समय में लिखा गया वो था सोजे वतन। ठीक। इस किताब को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। हमीरपुर जो यूपी के अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था कि खैर मनवों की मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट लिया जाता। ठीक है। बोल रहे हैं कि उनका जो रचना था सोझे वतन, बोला उसके लिए अंग्रेज का जो कलेक्टर था, क्या बोला कि अभी तुम लोग शुक्रिया मनाओ कि अंग्रेज के अधीन हो, नहीं तो अगर तुम मुगल काल में रहता तुम्हारा हाथ काट लिया जाता। प्रेमचंद्र का कहानी जो है नमक का दरोगा, इसका जो पात्र है वो वंशीधर जो है सो नायक है, मतलब हीरो है। और ओलोपिदिन जो है वो क्या है, खलनायक है, मतलब विलन है कहानी का। ये याद रखना है। सोवियत रूस की क्रांति 1917 से 1918 का प्रभाव प्रेमचंद्र पर भी पड़ा, जिनका उदाहरण है उनके द्वारा लिखित उस काल की रचना प्रेमाश्रय, जो 1918 और 1919 के बीच लिखा गया उपन्यास था। ये रचना पूरी तरह समाजवाद को दिखाता है। प्रेमचंद की रचना रंगभूमि एक ऐसा उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने अपने उपन्यास के नायक महेंद्र से ये बात बुलवाया है कि मैं उस समय तक समयवादियों का साथ नहीं दूंगा जब तक कि मैं ये निश्चित ना कर लूं कि मैं अपने संपत्ति त्याग चुका हूं। मैं वचन से साम्यवाद और अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोधी बनना नहीं चाहता हूँ। ये जो है, ये जो लाइन बोला गया है वो जो प्रेमचंद्र ने एक मतलब उपन्यास का जो रोल था, नायक थे महेंद्र, रंगभूमि में मेन रोल दिया गया था महेंद्र को, उसके द्वारा बुलवाया गया है। तो हो सकता है यही लाइन दे करके पूछ दे कौन बोला है, चाहे कौन उपन्यास का है। ठीक है। प्रेमचंद्र का कहानी मुक्ति मार्ग का किसान खेत में लहलहाता खेत देख के नाचता है। ठीक है। मतलब मुक्ति मार्ग में जो किसान है, मतलब मुक्ति मार्ग जो है कहानी है उसमें किसान है वो अपना खेत को देख के खुश होता है। लेकिन पूस की रात का जो किसान है हल्कू, वो क्या होता है, नील गाय जो है उसका खेती को खा जाता है, उजड़ता हुआ देखकर खुश होता है। ठीक है। कोई किसान देखिए एक जगह अच्छा उपज हुआ खुश हुआ तो समझ में आ रहा है, लेकिन पूस की रात वाला जो किसान है वो अपना खेती को उजड़ता हुआ देखकर खुश होता है। ठीक है। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि किसान बोलता है कि अब जो है से ठंड, पूस की रात में मतलब बहुत ठंड होता है, वो कहानी में दिखाया गया है। और ठंड में खेत को उगाने के लिए किसान को खेत में जाकर रहना पड़ता था ताकि नील गाय उसका फसल को बर्बाद ना कर सके। तो नील गाय जब आके बर्बाद कर दे रहा था तो सोच रहा था कि चलो जब खेती नहीं रहेगा तो हमको यहाँ के दोबारा नहीं सोना पड़ेगा, इसलिए वह खुश हो रहा था। ठीक है। उजड़ता हुआ देख तो खुश होता है क्योंकि वो कहता है रात की ठंडक में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान समानतावाद यानी जमींदारी की समाप्ति और पूंजीवाद का शुरुआत को बताता है। प्रेमचंद का मंगलसूत्र उपन्यास में कहा गया है इन दरिंदों के बीच उनसे लड़ने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, उनके पंजों का शिकार बनाना देवता नहीं जड़ता। ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, इन दरिंदों के बीच उनसे लड़ने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, उनके पंजों का शिकार बनना देवता नहीं जड़ता। मतलब उनके पंजों के हाथ में आ जाना देवता बनने वाला काम नहीं है। इस प्रकार प्रेमचंद जीवन भर मानवता, न्याय, हृदय परिवर्तन जैसी बातों को बोलने वाले अंतिम समय के में काफ़ी बदल गए। अब उनके कहानियाँ के पात्र बगावत करने लगे। अब ये पात्र ईश्वर, भक्ति, भाग्य से कोई मतलब नहीं रखते। ये मंगलसूत्र उपन्यास के नायक देव कुमार एक बार कहता है कि यहाँ देवता बनने की भी ज़रूरत नहीं, भाग्य, ईश्वर, भक्ति की मिथ्याएं मतलब झूठ फैलाकर इस समिति को अमर बनाया है। ठीक है। मतलब बोलता है कि लास्ट में जो पहले बहुत ईश्वर पर, भाग्य पर, चाहे
साम्यवाद पर जो मतलब रचना लिखते थे प्रेमचंद जी, वो लास्ट में अंतिम समय में बदल दिए। और मंगलसूत्र जो उनका उपन्यास था, उनका जो नायक है देव कुमार, उसके मुंह से बोलवाते हैं कि यहाँ देवता बनने की भी ज़रूरत नहीं, भाग्य, ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं मतलब झूठा फैलाकर इस समिति को अमर बनाया गया है। ठीक है, अमर बनाया है। अपनी मृत्यु के 3 सप्ताह पहले प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था महाजनी सभ्यता। इसमें उन्होंने कहा था, अब एक नया सभ्यता का सूरज एकदम पश्चिम में उग रहा है, जिसके धूप में ये महाजनवाद और पूंजीवाद का पेड़ जल जाएगा। ठीक है, ये लिखे थे लास्ट में, क्या लिखे हैं कि 3 सप्ताह पहले कि शीर्षक था, मतलब कि अपने जब उनके मृत्यु हो रहा था उससे 3 सप्ताह पहले एक निबंध लिखा, उसमें लिखे थे कि कौन, प्रेमचंद लिखे थे कि महाजनी सभ्यता। इसमें उन्होंने कहा था, अब एक नया सभ्यता का सूरज एकदम पश्चिम में उग रहा है, जिसके धूप में ये महाजनवाद और पूंजीवाद का पेड़ जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझिए ये जो है हम लोग का निबंध नंबर 6, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर संरचनाएं योगदान, चैप्टर 6। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है। ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है कि प्रेमचंद जी जो हैं, जो लेखक हैं हिंदी साहित्य के, वो किस प्रकार से अपना जीवन काल में किस किस रचना किए, उनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, उसका कालखंड को 3 भाग में बांटा गया, किस काल में कौन कौन सी रचना किए गए। ठीक है, शुरू में वो किस प्रकार के लेखक थे, अंतिम समय में किस प्रकार की रचनाएं की, ये सब चीज़ बात जो है इस निबंध में दर्शाया गया है बेनोदार जी के द्वारा। ठीक है, किसके बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में। तो इस तरह से हम लोग का छठा खत्म हुआ। एक्चुअली अब डिस्टर्ब भी हो जा रहा, थोड़ा सा क्लास टाइमली नहीं डलवा पा रहा वीडियो, तो ये सब चीज़ दूर हो जाएगा प्रॉब्लम बहुत ही जल्द। कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द दूर करने का। लेकिन आप लोग को पहले बता देंगे, जो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम उसमें मैसेज ओनली एडमिन करके रखे हैं, क्योंकि मैं खुद एडमिन हूँ। बाद में क्लियर कर देंगे, क्योंकि कोई बच्चा कुछ मैसेज कर देगा गलत वगैरह, तो फिर दिक्कत है। बाद में मैं उसको ओपन कर दूंगा, लेकिन पहले एक बार ग्रुप फुल हो जाए उसके बाद। और वीडियो का अच्छा लगा हो और आपको तैयारी बढ़िया से करना है, ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहें चैनल के साथ और तैयारी करते रहें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हम लोग का अब नेक्स्ट क्लास होगा कल। ठीक है, बाय ऑल। और कहाँ से आप